जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों, ठीक है। और हिंदी साहित्य का ऐप है तो हिंदी साहित्य का ऐप भी आप लोग सभी डाउनलोड कर लें। और दोस्तों यहां पर आपके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस में पंजाब मास्टर कैडर का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं या फिर मास्टर कैडर वाले जो हमारे साथी हैं, सभी साथी दोस्तों 5 तारीख से पहले एडमिशन ले लें। आपके लिए ऑफर दिया है मात्र 1500 रुपए में। मात्र 1500 में दोस्तों इसमें आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। हर संडे को टेस्ट भी आपका करवाया जाता है, साथ ही रिजल्ट भी दिया जाता है। रिजल्ट दिया जाता है कि पूरे दोस्तों इंस्टीट्यूट में आपकी रैंक कितनी है। ऑल ओवर स्टूडेंट जिन्होंने दोस्तों आपकी ये टेस्ट अटेंड किया है उनमें आपकी रैंक क्या है, तो ये भी आपको पता चलता है, ठीक है। तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों एडमिशन जरूर लें। और आपके लिए कोर्स लॉन्च है दोस्तों। एक तो पीडीएफ नोट्स का कोर्स लॉन्च भी है। अगर पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो पीडीएफ नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स न्यू पैटर्न पर आधारित, इसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही पंजाब मास्टर कैडर का दोस्तों मॉडल पेपर भी लॉन्च किया गया है और हिंदी साहित्य के 10,000 क्वेश्चन भी ये भी लॉन्च किए गए आप सभी के साथी। तो जिनको भी जो पढ़ना है आराम से पढ़िए। और अपन पढ़ रहे थे दोस्तों यहाँ पर आ गए थे सुमित्रानंदन जी पंत की पल्लव के बारे में पढ़ना था। अब पल्लव का रचना काल आपको बताना है यहां से, ठीक है। तो रचना काल जल्दी से बताएंगे सभी साथी, एक बार शेयर कर दो अपने मित्रों तक। पल्लव का रचना काल क्या है? पल्लव का ये पल्लव रचना किसकी है? सबसे बड़ी बात है कि सर ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया और इसी काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावाद कवि के रूप में प्रतिष्ठित भी किया। यानी कि दोस्तों जो पल्लव है इसका रचना काल अभी तक आपने नहीं बताया, लेकिन जो पल्लव है इसको मैं बता रहा हूं कि इसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र, यानी कि छायावाद का मैनिफेस्टो इसे कहा जाता है पल्लव को, ठीक है। प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है दोस्तों। प्रकृति की चित्रशाला किसको कहा जाता है? पल्लव को, ठीक है। और ये जो पल्लव है दोस्तों, पल्लव जो रचना है ये पंत जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और बिल्कुल सही बात है कि सर ये 1928 की रचना है, 1928 की, ठीक है। और गुंजन को सुमित्रानंदन पंत का जो अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंत का अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ कौन सा है तो आप क्या बताओगे? गुंजन। गुंजन पंत का अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ है। और बात करें युगांत की तो युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है दोस्तों। आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो क्या बताओगे? प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से बताना है। और आपको पता है कि युगांत का अंत, युगांत रचना से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है। किस रचना से माना जाता है? युगांत से माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना। और युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है दोस्तों। इसलिए प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत। अब सुमित्रानंदन पंत की बात आई है तो इनका जन्म आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ। पंत जी का जन्म बताइए। और पंत जी की कृतियों में प्रथम दोस्तों रश्मि, छाया, बादल, एक तारा, नौका विहार, कलक, पुण्य प्रसून, झांझा में नीम, ग्राम श्री, हिमाद्री, पतझर और पूर्वांचल के प्रति प्रकृति संबंधी श्रेष्ठ इनकी कविताएं हैं दोस्तों। ये कविताएं अगर आपसे पूछा जाएगा पूर्वांचल के प्रति ये कविता किसकी है तो क्या बताओगे? सुमित्रानंदन पंत जी की। रश्मि किसकी रचना कविता है तो आप क्या बताओगे? पंत जी की है, ठीक है। पंत जी का जन्म हुआ था 1900 में। और दोस्तों इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है किसको? सुमित्रानंदन पंत को। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है किसको? सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या की प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव है दोस्तों। काय का प्रभाव है? मानवतावाद का प्रभाव है। इसको आपको देख लेना है।
ठीक है, ये आपसे दोस्तों पूछी जाती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानवतावाद का प्रभाव है। अब आपसे अगर हम पूछें कि इनकी प्रकृति, इनकी प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी हैं, पंत की आपने पढ़ा तो है ही पहले। पंत की प्रगतिवादी रचनाओं के बारे में बताइए, कौन कौन सी इनकी प्रगतिवादी रचना है। युगांत युगवाणी ग्राम्या की प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव है, और ग्रंथि एक ब्रहगीत है इनका। ठीक है, जिसमें एक प्रणय गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है, और इसमें पंत जी की स्वच्छंदतावादी वृत्ति की क्या हुई है, अभिव्यक्ति हुई है, अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, युगवाणी में गांधी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है दोस्तों, काय में, युगवाणी में, युगवाणी। ठीक है, और ग्राम्या में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया, और इसी संग्रह में ग्राम चित्र, ग्राम देवता कविताएं भी विशेष उल्लेखनीय है। तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कहां पर हुआ था दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा कोसानी अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। और पंत जी को पहली फैक्ट है कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। ठीक है, पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, और पंत जी को आपको पता है प्रगतिवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत को। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में इनका नाम आता है। इनकी एक सर्वश्रेष्ठ रचना है पल्लव दोस्तों, जिसे प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है, और जो पल्लव है जिसका रचना काल है 1928। ठीक है, इसे दोस्तों छायावाद का मैनिफेस्टो या छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। किसको, पल्लव को, ये भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, पल्लव की प्रसिद्धि के कारण दोस्तों सुमित्रानंदन, बहुत इनको प्रसिद्धि मिली थी पल्लव की प्रसिद्धि के कारण। ठीक है, और इनकी रचना की बात करें युगवाणी और ग्राम्या, ये इनकी रचना कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, इनको भी अपन को याद कर लेना है। ये सारी की सारी चीजें आपको दोस्तों यहां पर याद करना है। और युगवाणी पर गांधी और मार्क्स का क्या है प्रभाव, स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो ये सारी चीजें हैं प्रगति सुमित्रानंदन पंत के बारे में। अब और भी इनके बारे में पढ़ेंगे अपन की खादी के फूल पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। अब यहां से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। खादी के फूल, ये खादी के फूल है, और जो खादी के फूल है दोस्तों ये पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। कौन सी रचना है, सहयोगी रचना है ना, कौन सी, खादी के फूल। ठीक है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, स्वर्ण, वाणी, ये सभी रचना आध्यात्मिक हैं, और इन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित है कौन, सुमित्रानंदन पंत। अब आपसे पूछा जाता है कि इनकी कौन सी रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तो इनकी रचना है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, स्वर्ण, वाणी, ये सभी रचनाएं क्या हैं दोस्तों, ये आध्यात्मिक हैं, और अरविंद दर्शन से क्या हैं, प्रभावित हैं। ठीक है, और इनके जो खादी के फूल है, ये रचना इन्होंने दोस्तों कौन कौन ने, पंत और बच्चन ने, ये मिलकर के इसकी रचना की थी। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए कौन सी सहयोगी रचना है, निम्न में से बताइए सहयोगी रचना कौन सी है। तो खादी के फूल ये सहयोगी रचना है पंत और बच्चन की। ठीक है, पंत और बच्चन की। और पंत जी का लोकायतन, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बनता है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, अभी वो गलत माना था आयोग ने, कि निम्न में से बताइए गांधी जी पर आधारित रचना कौन सी है, और दूसरा उत्तर माना था, लेकिन गांधी जी पर आधारित है दोस्तों ये लोकायतन। और ये लोकायतन क्या है, महाकाव्य। 7 अध्यायों और अनेक सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है, और ये दोस्तों गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। इसका रचना काल है 1964। क्या है, 1964। किसका, लोकायतन का। ठीक है, तो पंत जी का लोकायतन, ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पंत जी का महाकाव्य कौन सा है, तो लोकायतन है। ठीक है, 1964 में इसकी रचना है। इसमें कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं, ये भी याद रख लेना। अनेक सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में सामूहिक मुक्ति की बात उठाई, और पंत जी का मौन निमंत्रण, मौन निमंत्रण रचना किसकी है, पंत जी की। लेकिन निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है, जल्दी से बताओ। निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है, श्वेता जी जल्दी से बताओ।
मौन निमंत्रण कविता रहस्यवादी प्रवृत्ति की है। क्या है? रहस्यवादी प्रवृत्ति की। सन 1961 में भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। पंत जी को कब? 1961 में। और 1961 में पंत जी की काव्य कृति कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1960 में मिला था इन्हें, कला और बूढ़ा चांद के लिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें कब मिला था? 1960 में। किसको? पंत जी को। ठीक है। और 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की चिदंबरा को ये प्राप्त हो गया। तो ये रचना अभी टीजीटी या पीजीटी में आई थी कि निम्न में से बताइए किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ऐसा पूछा गया था। तो आपको तो पता ही होनी चाहिए कि हिंदी में सबसे पहले दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा के लिए, चिदंबरा के लिए मिला था। और ये चिदंबरा रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। और इसे 1968 में सबसे पहले मिल गया। और 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को क्या मिल गया दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। ठीक है, ये भी याद रख लेना। 1961 में देखो पद्म भूषण अवार्ड मिल गया इनको। उसके बाद पंत को लोकायतन काव्य कृति पर लेनिन पुरस्कार मिला था दोस्तों। लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला था? लेनिन पुरस्कार। लेनिन पुरस्कार ये भी अपन को याद करना है। और स्वच्छंद छंद के आविष्कर्ता अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन है, ये भी याद करना है स्वच्छंद छंद के। और दोस्तों इन्हें लोकायतन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? लेनिन पुरस्कार। किसको? पंत जी को। ठीक है। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार रिवीजन करेंगे पंत जी को कि सर इनकी खादी के फूल जो है रचना ये पंत और बच्चन की सहयोगी रचना है, ये अपना हो गया। उसके बाद अपन ने देखा कि स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजस्कर, शिल्पी, अतिवा, स्वमण वाणी, ये सभी आध्यात्मिक रचनाएं, यानी कि दोस्तों ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है, ये हो गया। उसके बाद लोकायतन की बात करें तो पंत जी का महाकाव्य है, 7 अध्याय हैं इसमें। और 1964 इसका रचना काल भी है। ठीक है, इसको अपन को याद कर लेना। और उसके बाद दोस्तों निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। लेकिन मौन निमंत्रण सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। और मौन निमंत्रण इनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति की दोस्तों एक कविता है। और 1961 में इन्हें पद्म भूषण मिला। 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी मिला। किस रचना के लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए, ये भी याद रख लेना। और इनकी एक रचना है चिदंबरा, और चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया 1968 को, जो कि हिंदी में सबसे पहले दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। केवल 4 रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1968 में चिदंबरा के लिए, 1972 में उर्वशी के लिए, 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए, और 1982 में यामा के लिए। ठीक है, तो ये रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद लोकायतन काव्य कृति को भी दोस्तों लेनिन पुरस्कार प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों, टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया था कि स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता क्या कौन है, या स्वच्छंद छंद के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा गया था। तो स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रवर्तक या स्वच्छंद छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्वेश्चन आया था, देखो ये भी आया था। और यहां ऊपर अपन ने चिदंबरा का देखा, तो ये चिदंबरा का भी आया था, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, तो ये अपन को याद कर लेना बहुत अच्छे से कि हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता या प्रवर्तक माने जाते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म की जब बात आती है तो विद्वानों में मतभेद होता है दोस्तों। कई विद्वान इनका जन्म मानते 1897 और कई विद्वान इनका 99 मानते हैं। लेकिन दोस्तों इनका महिषादल मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था, निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, और यहां पर निराला को ओज, औदात और विद्रोह का कवि कहा जाता है। ठीक है, ये याद रख लेना, ओज, औदात और विद्रोह का कवि कहा जाता है। किसे? निराला को। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है, अनल कवि किसे कहा जाता है? अनल कवि जल्दी से बताना है किसको कहा जाता है, एक बार फटाक से कमेंट में लिख देना है और लाइक जरूर कर देना है दोस्तों। अनल कवि किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए फटाक से। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है? क्योंकि दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में आप सभी के लिए 5 तारीख से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी फीस मात्र 1500 रुपए रखी है। 1 साल की वैलिडिटी रखी है ताकि आप निरंतर अध्ययन करो। ज्यादा फीस आपके लिए नहीं रखी है, नॉर्मल फीस अपने क्लास में चलती है ताकि सभी साथी अध्ययन कर सकें, सभी साथी दोस्तों सभी साथियों तक पहुंच तक ये कोर्स रहे। ठीक है, 4000 5000 नहीं देना आपको,
मात्र 1500 देना है। ठीक है, 1 साल तक आराम से पढ़ सकते हो, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड टेस्ट भी लगा सकते हो, भरपूर मटेरियल आपको मिलेगा जितना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो निराला को ओज, उदात्त और विद्रोह का कवि कहा जाता है और अनल कवि कहा जाता है दिनकर को। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। उसके बाद 1916 में रचित जूही की कली निराला जी की पहली कविता है दोस्तों, पहली कविता है और इनका प्रथम संग्रह काव्य संग्रह 1922 में अनामिका दोस्तों प्रकाशित हुआ था। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपको याद रख लेना। सबसे पहले तो ये याद रख लेना कि जूही की कली ये रचना किसकी है, निराला की। रचना काल क्या है, 1916 है। निराला जी की पहली कविता कौन सी है, तो जूही की कली है। ठीक है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो काव्य संग्रह इनका अनामिका है दोस्तों, अनामिका इनका काव्य संग्रह है। ये 2-3 चीजें आपको याद करना है। और यहां पर निराला की गीतिका काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। गीतिका की भूमिका किसने लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी के काव्य संकलन अपरा को 2100 रुपए से पुरस्कृत किया था। निराला की, अब देखो 1949 में, उस समय 2100 की जो राशि थी दोस्तों बहुत मानी जाती थी। ठीक है, तो 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी के काव्य संकलन अपरा को 2100 रुपए से क्या किया था, पुरस्कृत किया था। ठीक है, और जूही की कली के माध्यम से निराला ने प्रकृति के तत्वों के बीच उन्मुक्त प्रेम की स्थापना की और इसमें जूही नारी पवन पुरुष का क्या है, प्रतीक है, पवन पुरुष का प्रतीक है। तब आपको याद रख लेना कि सर जूही की कली जो रचना है ये निराला जी की प्रथम कविता है और इसको प्रकाशित करने से महादेवी वर्मा जी ने दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मना कर दिया था और दोस्तों बाद में स्वच्छंद छंद के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हो गए निराला जी। ठीक है, अड़िमा की बात करें तो भक्ति भाव से परे हुए गीत हैं। पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रवर्तन हुआ। तुम और मैं कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। ये जो पंचवटी प्रसंग है दोस्तों, इसको हिंदी का प्रथम गीति नाट्य भी मानते हैं कई विद्वान, पंचवटी प्रसंग को। ठीक है, याद रख लेना। और निराला कृत तुलसीदास क्या है, खंड काव्य है। ये रचना तो कई बार पूछी गई, तुलसीदास किसकी रचना है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं कि तुलसीदास किसकी रचना है ये पूछा जाता। तो तुलसीदास किसकी रचना है, बोले सर ये रचना निराला की है, लेकिन इसका काव्य रूप क्या है, तो इसका काव्य रूप माना जाता है दोस्तों कि ये खंड काव्य है। ठीक है, ये क्या है, खंड काव्य। कौन सी रचना, तुलसीदास। ठीक है, बोले तुलसीदास के कई खंड रचनाएं हैं, खंड हैं। तो तुलसीदास एक कवि का नाम है और तुलसीदास एक रचना भी है, इसलिए रचना पूछी भी जाती है। ठीक है, और ये निराला की रचना है तो कैसे याद रखोगे कि तुलसी निराले कवि हैं, निराले कवि हैं तो निराला आपको याद रख लेना है। ठीक है, और इसमें तुलसीदास के ग्रह त्याग की प्रसिद्ध घटना का वर्णन मौलिक ढंग से हुआ है दोस्तों। ग्रह त्याग का मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार बताया है, आपको याद भी करवाया है। कैसे याद करवाया है कि तुलसीदास जी क्या है, कि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। अब रत्नावली नाम था दोस्तों, आपको पता है कि तुलसीदास जी ने बहुत कष्ट उठाए। लोग दोस्तों जो पहले के कवि थे तुलसीदास को उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुलसीदास ने एक ऐसा ग्रंथ लिख दिया रामचरितमानस, रामचरितमानस लिख दिया और तुलसीदास प्रसिद्ध हो गए दोस्तों, प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, और जब प्रसिद्ध हो गए दोस्तों तो इनका जन्म, इनके जो है विवाह हुआ था किसने, रत्नावली से। रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, प्रेम करते थे, सभी लोग पहले ही हंसने लगे। उदय जी बोले सर ये तो बात बिल्कुल सही है, प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ, रत्नावली अपने मायके गई होंगी सावन आवन को, ठीक है, रक्षाबंधन को। तो तुलसीदास इतना प्रेम करते थे कि वो उनकी पत्नी मायके गई, बरसात हो रही थी, नदी चढ़ी थी, तुलसीदास पहुंच गए, जैसे तैसे पहुंच गए। तो तुलसीदास की पत्नी ने क्या बोला कि आप इतनी रात में, नदी चढ़ी है, पानी गिर रहा है और इतनी रात में आ गए, इतना प्रेम करते हो। तुलसीदास की पत्नी कहा इतना प्रेम करते हो, बोले हाँ इतना करते। बोले इतना प्रेम अगर भगवान श्री राम से करोगे, भगवान से करोगे तो भव सागर से तर जाओगे। तुलसीदास अब बताओ, स्वाभाविक बेचारा गया है ना, वहां तक गए, नदी यदि पूरा देखते हुए सब गए,
और बोल दे कोई आपसे कि क्यों आ गए यहां पर, तो क्या हो जाएगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा हद तेरी की, मैं इसके लिए इतना कर गया, और ये ऐसे बोल रही है। उन्होंने छोड़ा छाड़ा और बोले चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। ठीक है, ऐसे ही अपने तुलसीदास जी बहुत दोस्तों इनकी रचनाएं अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इसलिए तो अपन ने दोहा बनाया था कि तुलसी को वैराग्य हुआ है, राम राम यह जान की। पढ़ी थी ना अपन ने, बहुत अच्छा बनाया था, शायद आपने सुना होगा, वो वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो निराला कृत तुलसीदास खंड काव्य है, उसमें तुलसीदास के ग्रह त्याग की प्रसिद्ध घटना वर्णन मौलिक ढंग से हुई है, इसको याद कर लेना है। हाँ, वो ही कही थी, अस्थि चर्म मैं देह मम ता में ऐसी प्रीत। बिल्कुल हिंदी विथ, बहुत बढ़िया। तो अड़िमा में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों प्रकार की कविताएं हैं दोस्तों। अड़िमा में छायावादी भी हैं और प्रगतिवादी में है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि निराला जी की दोस्तों किस काव्य संग्रह में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों प्रकार की कविताएं हैं, तो वो है अड़िमा में। ठीक है, और तुलसीदास निराला जी की छंदबद्ध रचना है, और इसमें प्रकृति के कल्याणकारी स्वरूप का चित्रण हुआ है। और इस रचना का आरंभ होता है संध्या के घिरते अंधकार और अंत होता है प्रभात के आलोक के साथ। कौन सी दोस्तों, तुलसीदास। ठीक है, यह पार्थिव ऐश्वर्य पर देवी भाव का दोस्तों, देवी भाव की क्या है, विजय है। तो ये अपन को याद कर लेना तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद निराला के व्यंग काव्य में कुकुरमुत्ता सबसे सशक्त रचना है। इसमें नवाब के बाग में उगा कुकुरमुत्ता पास में खिले गुलाब को फटकारता है। यह कुकुरमुत्ता सर्वहारा और गुलाब दोस्तों पूंजीपति का प्रतीक है। ये पूछा जाता है कई बार कि कुकुरमुत्ता में गुलाब किसका प्रतीक है, तो गुलाब पूंजीपति का प्रतीक है। ठीक है, और ये आपको याद रख लेना कि जो कुकुरमुत्ता है ये सर्वहारा का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर जो ये कुकुरमुत्ता है ये जो है ये व्यंग काव्य है किसका, निराला जी का। ये रचना निराला जी की है, ये याद कर लेना। और रामविलास शर्मा के अनुसार कुकुरमुत्ता प्रगतिशील विचारधारा की कविता है, पंत के विरुद्ध लिखी गई थी, जिसमें कवि ने गुलाब को प्रतीक, पंत का प्रतीक और स्वयं को कुकुरमुत्ता का दोस्तों प्रतीक माना। ये रामविलास शर्मा ने कहा था। तो निराला जी के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि सर निराला जी का जन्म हुआ था 1897 महिषादल मेदिनीपुर में। बिल्कुल निराले कवि थे दोस्तों। इनकी प्रथम कविता की बात करें तो जूही की कली इनकी प्रथम कविता थी। 1916 में इनकी प्रकाशित ये दोस्तों 1916 इसका रचना काल माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सरस्वती पत्रिका के दोस्तों इस समय संपादक थे, उन्होंने इसको प्रकाशित करने से मना कर दिया। ठीक है, और इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है वो अनामिका माना जाता है। ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना। इनकी रचना गीतिका की भूमिका किसने लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। और इन्हें दोस्तों अपरा के लिए 2100 रुपए का पुरस्कार भी मिला था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1949 में। ठीक है, जूही की कली हो गई दोस्तों इनकी रचना, और अड़िमा भी हो गई इनकी। पंचवटी प्रसंग याद रख लेना। एक पंचवटी दोस्तों खंड काव्य किसका, मैथिली शरण गुप्त का एक पंचवटी प्रसंग। ये पंचवटी जो प्रसंग रचना है ये रचना किसकी है, निराला की। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझना। एक पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, खंड काव्य है, और एक पंचवटी प्रसंग की बात आए, पंचवटी प्रसंग, तो ये निराला की रचना मानी जाती है। ठीक है, इसको याद कर लेना। उसके बाद देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं। निराला के बारे में इतनी सारी चीजें अपन ने जान ली हैं। स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं निराला जी, ये भी अपन ने पढ़ लिया। और पंत ने निराला जी के मुक्त छंद का विरोध किया, मुक्त छंद का विरोध किया। अतः निराला जी ने पंत और पल्लव नामक लंबा लेख लिखा, जिसमें पंत पर रविन्द्रनाथ टैगोर और संस्कृत के प्राचीन कवियों के भावों की चोरी के क्या लगाए, आरोप लगाए। किस पर, पंत पर। तो पंत और पल्लव नामक जो लेख लिखा था वो लिखा था किसने, निराला जी ने। किसके विरोध में, पंत जी के, सुमित्रानंदन पंत जी के। ठीक है, इन्होंने, क्योंकि पंत जी ने निराला के मुक्त छंद का क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, अनामिका की दान शीर्षक रचना में धर्म का मर्म ना पहचानने वाले उपासकों पर व्यंग किया गया। किसमें, दान शीर्षक में। उसमें निराला जी ने मनुष्य के प्रति मनुष्य की उस निर्मम उपेक्षा की चर्चा की है जो धर्म के कारण जाने
या अनजाने होती ही रहती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनामिका के द्वितीय भाग में राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति है दोस्तों, द्वितीय भाग में, अनामिका के द्वितीय भाग में। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा को महाकाव्यात्मक रचना कहा गया और यह कृति संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि मानी जाती है दोस्तों। कौन सी मानी जाती है? राम की शक्ति पूजा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि संपूर्ण छायावाद की एक उत्कृष्ट कृति कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? राम की शक्ति पूजा। इसके रचनाकार कौन है? ऐसा भी आता है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो आपको लगाना है कि सर राम की शक्ति पूजा यानी कि ये रचना निराला की है। बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध रचना मानी जाती है और इनकी एक रचना सरोज स्मृति, इसे हिंदी संसार का शोक गीत माना जाता है दोस्तों। किसे? सरोज स्मृति। आपसे पूछा जाता है सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाता है निराला। ठीक है, और सरोज स्मृति जो है इसे हिंदी संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है, इसको भी याद रख लेना। राम की शक्ति पूजा अनामिका के द्वितीय भाग में संकलित है। अनामिका निराला जी का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है दोस्तों, ये भी हो गया। ठीक है, सरोज स्मृति हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है। और तोड़ती पत्थर आर्थिक विषमता की रचना है। तोड़ती पत्थर, ठीक है, वह तोड़ती पत्थर वह इलाहाबाद के पथ पर भिक्षुक शीर्षक कविता एक राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती है। भिक्षुक, भिक्षुक भी है इनकी दोस्तों, भिक्षुक भी निराला होता है, भिक्षुक भी निराला होता है। और तोड़ती पत्थर निराले निराले तरीके से तोड़ती पत्थर, तो तोड़ती पत्थर। अब आपसे पूछा जाएगा कि निराला जी की आर्थिक विषमता पर आधारित रचना कौन सी है, तो क्या बताओगे? आर्थिक विषमता पर आधारित रचना इनकी तोड़ती पत्थर है। भिक्षुक इनकी दोस्तों राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती है, ये याद कर लेना। गीतिका में काव्य और संगीत का सुंदर समन्वय है। गीतिका में काव्य और संगीत का क्या है? सुंदर समन्वय। ठीक है, अर्चना की बात करें, अर्चना आराधना और गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता है। गेय तत्व की, बोले अर्चना भी निराली है, आराधना भी, और गीत गूंज रहे, या ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, गेय तत्व की प्रधानता है। बेला काव्य ग्रंथ में निराला जी ने गजलों का प्रयोग किया, बेला में, और इसमें देशभक्ति अध्यात्म श्रृंगार प्रकृति आदि विषयक दोस्तों इसकी क्या है? रचनाएं हैं। काय में? बेला में। ठीक है, नए पत्ते की बात करें तो नए पत्ते में निराला जी ने दलितों की पीड़ा और उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। नए पत्ते में निराला जी ने दलितों की पीड़ा और उनकी दयनीय दशा का वर्णन है। एक क्वेश्चन आता है कि निराला जी की वह रचना कौन सी है जिसमें दलितों की पीड़ा और उनकी दयनीय दशा का वर्णन है, तो उत्तर होता है नए पत्ते। अब जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों ऐप डाउनलोड कर ले। जिनको भी एडमिशन लेना है, हमारे जितने भी साथी हैं, आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, एक बैच चल रहा है और न्यू बैच और स्टार्ट होने वाला है। तो सभी साथी मात्र 1500 रुपए में सेल्फ स्टडी क्लासेस में हिंदी साहित्य पढ़ना है, बहुत अच्छे से ट्रिक से क्रमबद्ध। तो दोस्तों एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। आज ही ऐप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, निराला का अंतिम काव्य संग्रह सांध काकली, ये याद कर लेना। अंतिम काव्य संग्रह इनका कौन सा है? सांध काकली है। उनकी मृत्यु के उपरांत सन 1969 में प्रकाशित हुआ इस काव्य ग्रंथ की कविताओं में इनकी निजी जीवन की हताशा और निराशा की अभिव्यक्ति हुई। इसकी कुछ कविताओं में निराला जी की दोस्तों विक्षिप्तावस्था का भी क्या है? प्रभाव है। तो सांध काकली इनका क्या है? अंतिम काव्य संग्रह। नए पत्ते के रचनाकार कौन है? बोले सर नए पत्ते तो निराले निराले होते हैं, निराले निराले होते हैं, तो निराले। ठीक है, ये भी अपन को हो गया। उसके यहां पर देखते महादेवी जी ने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। जो महादेवी जी हैं इनके बारे में बताइए कि सर महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1500 फीस है राजेश जी, 1500 फीस रखी है। ठीक है, महादेवी जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताओ, मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया था, फटाक से बताओ। दिया महादेवी जी की खड़ी बोली की प्रथम कविता है, कौन सी? दिया। और दिया तो हम जलाते महादेवी के सामने, रोज संध्या करते हो कि नहीं? दिया जलाते। बोले सर हम महादेवी जी के सामने दिया जलाते सबसे पहले तो खड़े खड़े जलाते और बैठ के नहीं। ठीक है, तो खड़ी बोली की रचना है, कविता है, किसकी? महादेवी जी की। कौन सी? दिया। और महादेवी जी बोले सर हमारे साथ में है, साथ में है, तो 1907 में इनका जन्म हुआ था। और महादेवी जी ने अपने काव्य ग्रंथों का जो नामकरण किया है उसमें क्रमबद्धता है दोस्तों, भावों की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्तता है,
भावों की दृष्टि से। तो यहां पर देखो प्रभात में पहले क्या आता है, निहार, निहार आता है, फिर क्या आती है, रश्मि, रश्मि अवतीर्ण होती है, फिर नीरजा खिलती है, फिर सांदगीत की बेला आती है और इसके बाद दीप शिखा जलाई जाती है। इसके बाद क्या जलाई जाती है, दीप शिखा जलाई जाती है। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीप शिखा, ये इनकी क्या है दोस्तों, क्रमबद्ध रचनाएं हैं। किसकी किसकी हैं, ये अपनी दोस्तों महादेवी वर्मा की। कौन कौन सी, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीप शिखा। ठीक है, इनको याद कर लेना। निहार में सन 1924 से 1928 के मध्य लिखे गए 47 गीतों का संकलन है। काय में, निहार में। ठीक है, जिसमें विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार आदि ये क्या है, प्रमुख हैं। ठीक है, इनको याद रखो। निहार की कविताओं में वेदना का स्वर प्रबल है दोस्तों, और कुछ में उनकी आध्यात्मिक चेतना के भी क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। अब बात करें रश्मि की, यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि रहस्यवाद से कौन सा, रहस्यवाद से प्रभावित कौन सा योग है, तो आप बताते हो कि सर छायावाद योग। ठीक है, रहस्यवाद से प्रभावित है। और रहस्यवाद में दोस्तों, छायावाद में भी रहस्यवाद से प्रभावित कौन है, कौन सा कवि है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जो महादेवी जी हैं ये दोस्तों छायावाद में रहस्यवाद से प्रभावित हैं, और इनकी एक रचना है रश्मि। रश्मि रचना दोस्तों ये 1928 से 1931 के मध्य लिखे गए 35 गीत इसमें संकलित हैं, जिसमें रश्मि, दुख, अतृप्ति, जीवन, दीप आदि ये प्रमुख हैं। और ये जो इनकी रश्मि रचना है ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्या पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, तो इनकी रचना है दोस्तों कौन सी रचना है, रश्मि। रश्मि अपन को याद करना है। ठीक है, ये भी याद करना है। और बौद्ध दर्शन से, बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। नीरजा में देखो 58 गीत हैं, इनमें शीर्षक नहीं दिए गए। यहाँ छायावाद शिल्प अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आया है और कविता भावुकता की अपेक्षा अनुभूति पक्ष की प्रधानता है। तो महादेवी जी के बारे में इतनी चीजें आपको याद रख लेना है दोस्तों कि इनका जन्म हुआ था 1907 में। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में इनका नाम है। किसका, महादेवी जी का। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। महादेवी जी की रचनाओं की जब बात आती है दोस्तों, निहार, आपको याद रख लेना है कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीप शिखा इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों जब महादेवी जी की बात आती है तो ये रहस्यवाद से प्रभावित हैं छायावाद में। ठीक है, और महादेवी वर्मा जी की एक रश्मि रचना है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित है। ये चीज आपको याद रखनी है, सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सभी साथी ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया। एक प्रतियोगिता रखी जा रही है दोस्तों 1 जनवरी को आप लोगों के लिए। पूरी 150 प्रश्नों होंगे उसमें हिंदी साहित्य के, है ना। उसमें देखते हैं किसके नंबर कितने आते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहें, आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। अध्ययन भी होगा, प्रतियोगिता भी होगी। पूरे 150 प्रश्न 150 प्रश्न आपके लिए रखे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें ही आपको इस प्रतियोगिता को आप दे सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। है ना। सांद गीत में 45 गीत हैं। इसमें महादेवी जी के दार्शनिक विचार अधिक पूर्ण रूप में उभर कर आए और इसमें जीवन अनुभूतियों की अच्छी क्या है दोस्तों अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपशिखा में 51 गीत हैं। ये आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि किसमें कितने गीत हैं। सांद गीत में 45 गीत हैं, दीपशिखा में 51 गीत हैं। ठीक है, छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी जी में पाई जाती है, ये याद कर लेना। ठीक है, और इनका समस्त काव्य रहस्यवाद के अंतर्गत आता है दोस्तों महादेवी जी का। और इनकी रचना जो नीरजा है ये महादेवी जी की 34 की रचना ही है, 1934 की। आपको पुस्तकों में 35 मिल जाता है, 35, लेकिन ये 1934 की रचना है और इसे 34 में ही सैक्सरिया पुरस्कार मिला था। किसको? नीरजा रचना के लिए, महादेवी जी की नीरजा रचना के लिए। और यामा के लिए तो आप तो पता ही है कि एक काव्य संग्रह के लिए महादेवी जी को सन 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला 1944 में। और दोस्तों इसको यामा के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। अब एक रचनाओं के लिए 2 तो मिल ही सकते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना हो यहां पर, ठीक है। यामा के लिए 44 में दोस्तों इसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला और 1982 में इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल गया। एकमात्र ऐसी महिला है दोस्तों जिन्हें किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी में, ये भी अपन को याद करना है, ठीक है, ये सभी याद रखेंगे। बात करें बालकर्ण शर्मा नवीन के 2 काव्य संकलन आपलक और क्वासी, ये छायावादी भावबोध की दृष्टि से क्या माने जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से, आपलक और क्वासी, ये रचनाएं किसकी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन इनका क्या था, उपनाम था, नवीन इनका उपनाम था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखते हैं मोहनलाल महतो वियोगी के काव्य संग्रह निर्माल और एक तारा में छायावादी कविताएं हैं और इनकी कविताओं में कल्पना को महत्व दिया गया, इन पर रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव है। तो निर्माल्य के रचनाकार, निर्माल्य पूछी गई कई बार, निर्माल्य के रचनाकार कौन है, तो मोहनलाल महतो वियोगी, ठीक है, और एक तारा का वियोग हो गया, एक तारा का क्या हो गया, वियोग हो गया। तो इतनी चीजें आपको याद करना है दोस्तों, बालकर्ण शर्मा नवीन, ठीक है, और मोहनलाल महतो वियोगी, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, यामा के लिए दोस्तों यहां पर सेक्सरिया पुरस्कार भी मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिल गया, नीरजा के लिए सेक्सरिया पुरस्कार मिल गया 1934 को, ठीक है। छायावाद में सबसे ज्यादा रहस्य भावना महादेवी जी में पाई जाती है। महादेव जी की बात करें तो इनकी रचनाओं में दोस्तों जो रश्मि इनकी रचना है वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित मानी जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद करनी है। अब हमारे जितने भी हमारे साथी हैं और दोस्तों लगातार अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, वो लगातार अध्ययन करते रहे, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, बहुत बढ़िया। देवेंद्र कुमार जी आपका काय में सिलेक्शन हो गया, देवेंद्र जी सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये आपको ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाकर के, रतिपाल जी, ठीक है, और यहां पर जाते हैं, ठीक है, यहां पर आप हिंदी साहित्य का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहां पर बात करें तो ये हिंदी साहित्य के लिए पंजाब मास्टर कैडर के लिए न्यू बैच टीजीटी पीजीटी वाले साथी भी एडमिशन ले सकते हैं। न्यू बैच में अगर हिंदी साहित्य शुरुआत से आपको पढ़ना है, ठीक है, और दोस्तों ये न्यू बैच में एडमिशन आपको अगर लेना है तो मात्र 1500 फीस रखी है, ऑफर है आप सभी के लिए, ठीक है, 1 जनवरी तक ये ऑफर आप लोगों के लिए रखा है। तो 1 जनवरी तक ये ऑफर है, सभी साथी इस ऑफर का लाभ लें। और दोस्तों जो शुरुआत से बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइक करें सभी साथी और दोस्तों जुटे रहें इसी प्रकार से अध्ययन में। जिनको पीडीएफ नोट्स परचेस करना है वो इस पीडीएफ नोट्स को परचेस कर सकते हैं मात्र 2700 में, ठीक है। न्यू पैटर्न पर आधारित टीजीटी पीजीटी के लिए कोर्स लॉन्च किया गया हिंदी साहित्य का, इसमें एडमिशन ले सकते हैं पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी भी। और ये मास्टर कैडर का मॉडल पेपर भी आपको दोस्तों क्या करना है, परचेस कर लेना है। इसमें 4500 क्वेश्चन रहेंगे, 4500 क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ भी आपको मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी पूरे 4500 क्वेश्चन की, जिसमें 150 प्रश्न होंगे एक टेस्ट में। तो कुल मिला के 30 टेस्ट आपके लिए होंगे और 30 टेस्ट में 4500 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 4500 क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। तो इस मॉडल पेपर की प्राइस रखी है 599, ठीक है, बहुत बढ़िया। और रामा शर्मा जी, पूनम, नीलम जी, अनीता जी, अनिल जी, अजय कुमार जी, रतिपाल जी, उदय यादव जी, ठीक है, सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करते रहे रश्मि पाठक जी, देवेंद्र जी, ठीक है, प्रमोद सैनी जी, लवली ठाकुर, रेखा त्रिपाठी जी, शिव कुमार जी, तनु जी, ठीक है, रीता कांत जी। अपने सभी साथियों को जरूर बताएं कि न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है तो शुरुआत से पढ़ने का अच्छा मौका है। अध्ययन निरंतर बनना चाहिए, परीक्षा जब हो, पेपर की डेट जब हो सो हो, लेकिन जब आप निरंतर अध्ययन करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में पहले से ही सेट हो जाती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कौशल किशोर जी, ज्ञानेश जी, मनीषा जी, अनीता जी, ठीक है, शांति देवी जी, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद। आपके आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही।